तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट लेसन हमारा जो था द लास्ट लेसन नाम का, उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें टच की है। तो हम लोगों ने पहले स्टोरी स्टाइल में पूरा चैप्टर समझा। स्टोरी स्टाइल कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशंस ऑफ पैराग्राफ देखे। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज भी उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखे। शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। सेकंड हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग की जो लेखिका है उनका नाम है अनीस जंग। और अनीस जंग जो है वो जो थोड़े से वंचित लोग हैं, थोड़े से डिप्रेविड लोग हैं, ऐसे लोग जो अभावों में अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिखना पसंद करती हैं और उन्हीं के लिखे हुए दो वृतांत हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो गाइस इस एक चैप्टर के अंदर बेसिकली दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी जो है वो आप देख सकते हैं साहिब आलम की है, जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है। साहिब आलम की एक स्टोरी है। ये भी एक वंचित वर्ग का बच्चा है जो कि कचरा बीनने वालों के समुदाय से, यानी कि वे लोग जो कचरा बीनते हैं उनके समुदाय से बिलोंग करता है। और दूसरी कहानी जो होने वाली है वो होने वाली है मुकेश की। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ही स्टोरी कवर करने वाले हैं, वो होगी साहिब आलम की स्टोरी। तो कौन है ये साहिब आलम? इनका नाम इतना जबरदस्त है। साहिब आलम का मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी कायनात का मालिक, इस पूरी कायनात का, इस पूरी सृष्टि का स्वामी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का अर्थ ये है, आइए जरा उसके जीवन में झांक के देखते हैं कि किस तरह का जीवन वह जी रहा है, किस तरह का जीवन वह व्यतीत कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अनीस जंग की ये कहानी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग का पहला पार्ट, साहिब आलम से रिलेटेड स्टोरी जो हम है देखने वाले हैं। तो इसकी ऑथर जो है अनीस जंग, जो कि ऑथर है क्लास 12 फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की। शी हैज बीन एन एडिटर। एडिटर का मतलब क्या होता है कि वे एक संपादक हैं, संपादक रह चुकी हैं। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट मतलब जो किसी अखबार के अंदर एक कॉलम लिखते हैं, ठीक है। एक कॉलम आता है जिसे हम कहते हैं संपादकीय। मुझे नहीं पता आपको आपकी हिंदी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। संपादकीय एक शब्द, एक कॉलम आता है जिसमें संपादक, एडिटर जो है वो खुद जो राजनीति से, समाज से, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर लेख लिखता है, उसे कॉलमनिस्ट कहा जाता है। फॉर मेजर न्यूज़पेपर, कई मुख्य समाचार पत्रों के लिए इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रॉड, विदेशों में भी। शी हैज ऑल्सो ऑथर्ड वेरियस इंडियन बुक्स। वे ऑथर रह चुकी है, लेखिका रह चुकी है अनेकों भारतीय पुस्तकों की। बॉर्न इन राउरकेला, उनका जन्म राउरकेला में हुआ है इंडिया में। शी लाइक्स टू वर्क ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स, वे बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पे कार्य करना पसंद करती हैं। प्रिविलेंट इन द कंट्री, जो कि आपके देश में चारों ओर फैले हुए हैं, उन सेंसिटिव टॉपिक्स को यानी संवेदनशील मुद्दों को लेकर के वे लिखना पसंद करती हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट परिचय है हमारी लेखिका के बारे में। चलिए चैप्टर शुरू होता है। कई बार मुझे एक 10 का नोट मिल जाता है, कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। कहाँ? गार्बेज में। तो ये कहानी है साहिब आलम की। तो साहिब आलम जो है यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जैसे सुबह सुबह के समय पक्षियों का समूह दिखाई देता है, ऐसे ही मेरे घर के पास में कुछ नंगे पैर चलने वाले बच्चों का एक समूह मुझे मेरे घर के आसपास दिखाई देता है, जो सुबह के समय आते हैं और दोपहर के समय तक वापस घर लौट जाते हैं। ये बच्चे कौन हैं? तो ये बच्चे सीमापुरी में रहने वाले बच्चे हैं। और सीमापुरी एक वह एरिया है दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में जहां पर जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, वे शरणार्थी लोग वहां आकर बस गए और अपना भरण पोषण करने के लिए जब उन्हें कोई काम नहीं मिला, जब उन्हें कोई पहचान नहीं मिली, तो कचरे में से कोई भी ऐसी वस्तु जिसे पुनः बेच करके, फिर से बेच करके कुछ पैसा कमाया जा सकता है, कुछ पैसा कमाकर वे अपना भरण पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। साहिब आलम जो है वो भी, यानी साहिब जो है वो भी उसी परिवार का एक बच्चा है, उसी परिवार का, उसी तरह के परिवारों में से एक परिवार का हिस्सा है। तो ये सुबह सुबह नंगे पैर बच्चों के साथ आता है, कचरे में से कुछ चीजें जिन्हें वापस बेचा जा सकता है, जैसे कांच की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, लोहे की चीजें, जो कबाड़ी की दुकान पे बिक जाती है और कुछ पैसा उन्हें मिल जाता है, तो उनके साथ में ये आता है। तो एक बार जब जो हमारी लेखिका है अनीस जंग उन्हें बुला करके पूछती है कि भैया अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे?
या फिर जब उनसे पूछते हैं कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते पढ़ने, तो वो कहते हैं हमारे घर के पास कोई स्कूल ही नहीं है, अगर स्कूल होगा जिस दिन सरकार बना देगी उस दिन चले जाएंगे। तो यहाँ पर लेखिका पूछती है अगर अच्छा मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे पढ़ने के लिए, वो कहता है जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनीश जंग ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों से भी बातचीत करती है बहुत सहज भाव से, उसके मन में कोई दुर्भावना उनके प्रति नहीं है। जब वह इस बारे में जानती है तो एक समय जब वह अपने घर के बाहर खड़ी होती है तो वह बच्चा जो है साहिब है भाग करके आके पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अनीश जंग के मन में एक भावना आती है कि मैंने ना चाहते हुए भी एक छोटे बच्चे से ऐसा वादा कर दिया जिस वादे को पूरा करने का भाव कभी था ही नहीं। जैसा कि ऐसे लोगों से हम लोग वादा करते रहते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के समय में हमारी मम्मी या हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो कुछ गरीब तबके के लोगों को बुला लेते हैं घर में कि आ जाओ साफ सफाई करनी है घर की, थोड़ी सी दिवाली की सफाई करवानी है या पुताई करवानी है तो आप आ जाओ वो कर दो। तो वो बताते हैं कि हाँ साहब हम आ जाएंगे, हम 500 रुपए रोज के लेंगे। अरे 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, एक काम करें 300 रुपए ले लेना, प्लस इनके थोड़े से पुराने कपड़े पड़े हैं वो भी मैं आपको दे दूंगी, तो पुराने कपड़े आराम से पहन लेना आप। उसके अलावा बच्चों के लिए थोड़े पुराने खिलौने पड़े हैं हमारे घर में वो दे देंगे, थोड़े बहुत मिठाई दे देंगे। तो ऐसे प्रलोभन अपने काम को निकलवाने के लिए ऐसे वादे किए जाते हैं, ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं जिन वादों को पूरा करने का कभी मंतव्य होता ही नहीं है, कि कभी ऐसी मंशा थी ही नहीं कि ऐसा वादा पूरा करेंगे। अनीश जंग को इस बात का बड़ा दुख होता है कि मैंने ना चाहते हुए भी या मेरे एक छोटे से प्रश्न ने इस छोटे से बच्चे से ऐसा कोई वादा कर दिया जिस वादे को पूरा करने का मेरा कभी कोई इरादा था ही नहीं, जो वादा मैं कभी पूरा करना ही नहीं चाहती थी या पूरा कर ही नहीं सकती थी। तो अनीश जंग ऐसा विचार करती है। उसके बाद में जब वो उनसे पूछती है कि भैया तुम ये कचरा क्यों बीनते रहते हो, तो बच्चों के लिए कचरा बीनना और उनके माता पिता के लिए कचरा बीनना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उनके माता पिता के लिए कचरा बीनना उनके लिए वो काम है जिस काम से पैसा आएगा और पैसे से उनका घर चलेगा, तो उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। अपने आप को दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में अपने आप को जीवित रखने का साधन मात्र है कि अगर वो कचरा नहीं चुनेंगे, कचरा नहीं बीनेंगे तो उनके पास और कोई काम ही नहीं है जिससे वो अपने घर का परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन बच्चों के लिए कचरा बीनना मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, इट्स अ नेवर एंडिंग एंजॉय फॉर देम, कभी ना खत्म होने वाला आनंद है उनके लिए। क्योंकि यहां पर साहेब जो है वो एक्साइटेड होते हुए बताता है कि कई बार जब मैं कचरा बीन रहा होता हूं तो कई बार उसमें 1 का सिक्का निकल जाता है और कई बार 10 का नोट भी निकल जाता है। यानी कि हर कचरे के ढेर को जब वो खोलते हैं या उसको जब बिखेरते हैं तो वो उनके लिए आश्चर्यों से भरा हुआ रहता है कि अलग अलग तरह के आश्चर्य हमें इसे देखने में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें कचरे में कभी भी कुछ भी मिल जाता है। तो बच्चों के लिए जो कचरा है वो अलग चीज है और बड़ों के लिए जो कचरा है वो अलग चीज है। ऐसे एक बार अनीश जंग उनसे पूछती है कि तुम सब लोग नंगे पैर क्यों घूमते रहते हो यार, कभी चप्पल वप्पल पहन लिया करो, इतनी देखो गर्मी हो रही है तुम्हारे पैर झुलस जाएंगे। तो अब उनमें से अलग अलग बच्चे का अलग अलग रिएक्शन आता है। एक बच्चा कहता है मैंने अपने जीवन में अपनी खुद की जूतों की या चप्पल की जोड़ी कभी देखी नहीं, मतलब मेरे पास अपनी चप्पल की जोड़ी कभी है ही नहीं। दूसरा कहता है कि अगर मेरे पास एक चप्पल की मतलब एक जूतों की जोड़ी है लेकिन मेरी माँ जो है ऊपर ताक में रखती है उन्हें, आले में रखती है उन्हें, और अगर वो कभी उतार के मुझे देना भी चाहे वो चप्पल की जोड़ी तो मैं ना पहन रहा भाई, क्योंकि एक कोई दूसरे कलर का जूता है, एक कोई दूसरे कलर का जूता है, यानी 2 जूते हैं, दोनों ही अलग अलग कलर के हैं। तीसरा जो है वो ये कहता है कि भैया मेरे पास कभी भी जूतों की जोड़ी हो ही नहीं सकती, है भी नहीं है। साहिब आलम का रिएक्शन आता है मुझे एक जूतों की जोड़ी चाहिए, यानी कि जीवन में वो एक चीज चाहता है अपने मन की, और वो क्या चाहता है, केवल एक जूतों की जोड़ी चाहता है। तो उसी समय याद आती है एक छोटी सी कहानी जो अनीश जंग को ने कभी सुनी थी, देखी थी, पढ़ी थी, कि अनीश जंग को एक कहानी याद आती है, एक दृश्य याद आता है जो उसको एक कहानी सुनाई गई थी उदीपी के एक व्यक्ति के द्वारा। तो उदीपी का एक व्यक्ति कहता है, बोले कि भाई एक बार जब वह मंदिर में गया, वहां के उदीपी के एक छोटे से मंदिर में गया, तो वहां पुजारी का जो पुत्र है वो वहां पर माता के सामने, माता का मंदिर है, माता के सामने हाथ जोड़ता है, उनको प्रणाम करता है और उनसे एक ही याचना करता है कि मुझे एक जूते की जोड़ी चाहिए। और उसके कुछ वर्ष बाद जब वह वापस उसी मंदिर में जाता है तो देखता है कि पुजारी का घर अब थोड़ा ठीक हो गया है, पीछे एक माचा, एक क्या बोलते हो आप लोग, चारपाई बिछी हुई है, उस चारपाई पे के आसपास 2-3 प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई है, और उस पुजारी का बेटा जब आता है तो उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, नीचे जूते पहन रखे हैं, मोजे पहन रखे हैं। तो ऐसा भाव आता है उसके मन में जैसे माता रानी ने, जो पिता ने जो
वरदान मांगा या पिता ने अपने लिए जो चीज की मांग की थी उसके बेटे के जरिए उस मांग को पूरा किया जा रहा है कि पिता को कभी जूते पहनने के लिए नहीं मिले, लेकिन पुत्र जो है वह जूते पहन रहा है। अब सीमापुरी के लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो सीमापुरी का लोगों का जो जीवन है वो वहां के राजनेताओं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उनका क्या बनवा दिया गया, उनका एक वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया गया और उनका एक राशन कार्ड बनवा दिया गया। तो यहां के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बिना पहचान के तो जी सकते हैं। अगर कोई कहे कि भाई आधार कार्ड तो नहीं बना हुआ, बोले बिना आधार कार्ड के हम जी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बिना राशन कार्ड के नहीं जी सकते, क्योंकि जीने के लिए पहचान की जरूरत नहीं है, राशन की जरूरत है। 2 वक्त की रोटी तो कम से कम हम कमा पाए, 2 वक्त की रोटी तो हम खा पाए। तो उस पे अनीश जंग कहती है कि आपका तो इतना सुंदर ढाका, आपका बांग्लादेश में जिस जगह से आप आए हो ढाका से, इतना सुंदर क्षेत्र है, इतना सुंदर एरिया है, इतने खुले मैदान है, वहां पर नदियां हैं, वहां पर आप यहां पर क्या कर रहे हैं? ऐसी सीमापुरी जगह जैसी जगह पर झुग्गी झोपड़ियों में आप रह रहे हैं, जहां गंदा पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, किस तरह से घुटन में आप यहां रह रहे हैं? तो वे कहते हैं कि ढाका के अंदर इतने तेज और इतने बड़े तूफान आते हैं कि उगाई हुई फसल के खेत उड़ा करके ले जाते हैं। तो बजाय उस सुंदर भूमि में रहने के हम इस जगह खुश हैं, क्योंकि यहां पर हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। तो नेताओं ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वो अपना जीवन किस तरह से जिएंगे, लेकिन अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसे 10,000 परिवारों को वहां बसा रखा है और उनका एक वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, ताकि उनसे मिलने वाले जो वोट हैं उसका लाभ वे उठा सकें, और राशन कार्ड दे रखा है ताकि 2 वक्त की रोटी ये लोग खा सकें। और अब आगे बढ़ती है हमारी कहानी। एक समय जब साहिब आलम जो है एक टेनिस ग्राउंड के बाहर खड़ा होकर के टेनिस का गेम देख रहा होता है, तब वह उससे पूछती है कि क्या तुम टेनिस का गेम खेलना चाहते हो? बोले हाँ, मुझे ये खेल पसंद है, मुझे ये खेल खेलना है, मुझे अच्छा लगता है ये खेल देखने में, मैं इसे खेलना चाहता हूँ। और वो चौकीदार है ना, वो बहुत अच्छा आदमी है। कभी कभी जब अंदर कोई नहीं होता ना तो वो मुझे अंदर जाने देता है, और अंदर जाकर के जो वहाँ पर फिसल पट्टी है, झूले हैं, मैं वहाँ जाकर थोड़ी देर आनंद कर लेता हूँ, थोड़ी देर इंजॉय कर लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी लेखिका की नजर जाती है कि उसने सफेद रंग के टेनिस शूज पहन रखे हैं, और उसको वो थोड़ी शक की नजर से देखती है। यहां पर अनीश जंग कहती कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे देखती है कि जूते, क्या बात है बाबू। तो वो एक्सप्लेन करने वाले यानी कि समझाने वाले अंदाज में कहता है कि नहीं नहीं, मैंने किसी के चोरी नहीं किया, मैंने किसी के लिए नहीं है। एक कोई शायद अमीर पिता का पुत्र है, उसको शायद ये जूते पसंद नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें से एक जूते के नीचे छेद है जिसमें से कई बार कंकड़ अंदर चला जाता है और वो पैर में बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, चुभता है। शायद उस अमीर बाप का जो बेटा था या रिच फादर का जो सन है, उसको ये जूते तकलीफ देते हैं, लेकिन मेरे लिए ये जूते बिल्कुल सही है। मुझे ये जूते बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आखिरकार मेरे पास 2 जूते हैं जो दिखने में भी एक जैसे हैं और एक ही साइज के हैं। एक छोटा एक बड़ा नहीं है, एक काला एक पीला नहीं है, तो एक जैसे 2 सफेद शूज हैं मेरे पास और मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ समय के बाद अनीश जंग कहती है कि एक समय मैं उसे देखती हूं कि वो अपने हाथ में एक चाय का, एक दूध का कनिस्टर उसको कहते हैं हम लोग, केतली बोलते हैं ना, केतली होती है, डब्बा होता है तो जिस पे हैंडल लगा हुआ होता है, कनिस्टर लेकर के आ रहा होता है। और जब वो उससे पूछती है कि भैया ये कनिस्टर तुम्हारा कहाँ गया, झोला झपाटा, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आजकल मैंने नीचे चाय की एक दुकान है वहां पर नौकरी ले ली है, 800 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी और चारों वक्त का जो खाना है, 3-4 टाइम का जो खाना है वही देंगे। और अचानक से ये कहते कहते वो बड़ा मतलब एक उदास हो जाता है, मतलब उसके मन के भाव वो वहां पर कहना चाहता है कि भैया ये जो केतली है 5 किलो की, ये मुझे बहुत भारी लग रही है, लेकिन 50 किलो का या 20 किलो का अगर कट्टा भी मैं उठाता था जिसमें मैं कचरा बीनता था, वो मुझे भारी नहीं लगता था, क्योंकि वो जो कट्टा था उस समय मैं अपना मालिक खुद था, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता था, मैं अपना स्वामी था, मेरी मर्जी होती तो कचरा बीनता, नहीं बीनता, मेरी मर्जी होती जो करता। लेकिन ये कनिस्टर कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास दिलाता है कि अब मैं अपना मालिक खुद नहीं रहा हूं, अब मैं किसी और के यहाँ नौकरी करता हूं, 800 रुपये प्रति माह का नौकर बन चुका हूं मैं। तो ये भाव यहाँ पर हमें साहिब आलम का देखने को मिलता है। और साहिब आलम शब्द का जब अर्थ जानती है, और अनीश जंग तो कहती है कि साहिब आलम अच्छा है कि इसका नाम साहिब आलम है और इसे इस शब्द का अर्थ नहीं पता, क्योंकि अगर इस शब्द का अर्थ इस बच्चे को पता चलेगा तो इसको बहुत समय लगेगा अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए कि हाँ मेरे नाम का ये अर्थ है, क्योंकि ये अपने नाम के अर्थ को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा बहुत आसानी से, इसे बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि नाम तो है क्या, साहिब आलम, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वास्तविकता में जीवन कैसा है, जहां पर 2 वक्त की रोटी के लिए भी
कठोर गहरा संघर्ष करना पड़ रहा है, इस तरह का जीवन उसे जीना पड़ रहा है। तो ये हमारी कहानी है गाइस साहिब आलम की। फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि सारी माइनर डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल जो है वो भी इस स्टोरी टेलिंग के अंदर पूरी की पूरी सम्मिलित करूं। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, कहां अनीश जंग क्या महसूस कर रही है, कहां साहिब आलम क्या महसूस कर रहा है, ये भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, उससे पहले चरित्र चित्रण देख लेते हैं। साहिब आलम जो है, साहिब जो है, उसका चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ही इज अ यंग बॉय, वह एक छोटा बच्चा है, हु लिव्स इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहता है। अ लोकेलिटी ऑफ रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, हिंदी में कहते हैं शरणार्थी। लोकेलिटी का मतलब होता है स्थानीय, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश। और ये कहां के शरणार्थी है? बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। ही इज केयर फ्री, आह बहुत ही शानदार शब्द, केयर फ्री है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वह बहुत ही बेपरवाह है, किसी चीज की परवाह नहीं करता, मस्त आदमी है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे आप और मैं इतने सालों से पढ़ाई नहीं कर रहे, एग्जाम के टाइम में एक ही बात सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और रिजल्ट के टाइम में जो होता है फिर देखा नहीं जाता है। फिर आत्मा उछल उछल के बाहर आती है कि हे भगवान, इतना बुरा हो गया, हमने सोचा नहीं था इतना बुरा हो जाएगा। तो वह बहुत ही बेपरवाह इंसान है, किसी चीज की परवाह नहीं करता। सिंस ही फील्स दैट रैग पिकिंग, रैग पिकिंग शब्द याद रखना, बार बार आएगा चैप्टर में। रैग पिकिंग का मतलब होता है कचरा बीनना, ठीक है, रैग पिकिंग। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? रैग पिकर्स कहा जाता है, कचरा बीनने वाले, कचरा चुगने वाले, ठीक है। रैग पिकिंग गिव्स हिम फ्रीडम, और रैग पिकिंग जो है उसे स्वतंत्रता देती है। क्या देती है? रैग पिकिंग उसे स्वतंत्रता देती है। ही इज अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्सिबल, वह बहुत ही समझदार है और रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदार बच्चा है। छोटा बच्चा है लेकिन बहुत ही समझदार भी है और जिम्मेदार भी है। सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी शॉप, जबकि उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है। स्टार्टेड वर्किंग ऑन टी शॉप डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, किस चीज के बावजूद? नॉट वॉन्टिंग टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द टी शॉप ओनर, कि वह नहीं चाहता, वांटिंग का मतलब क्या होता है? चाहना। वह नहीं चाहता कि वह अंडर रहे, अंडर मतलब किसी के कंट्रोल में रहे, किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। वह नहीं चाहता कि किसी के गुलामी करे। किसके नियंत्रण में नहीं रहना चाहता? तो चाय की दुकान का जो स्वामी है, चाय की दुकान का जो मालिक है, उसके अंडर कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। लेकिन वह बहुत ही समझदार है, बहुत ही जिम्मेदार है, इसलिए ना चाहते हुए भी वह इस नौकरी को कर रहा है। ही इज एंथुसियास्टिक, वह बहुत ही उत्साही बच्चा है। कैसा है? हमेशा उत्साह में रहने वाला। एज ही इज एक्साइटेडली टेल्स, क्योंकि वह बहुत ही उत्तेजित होते हुए, वह बहुत ही उत्तेजित होते हुए टेल्स द ऑथर, वह ऑथर से कहता है, क्या कहता है? दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, कि वह स्कूल जाना चाहता है। इफ इट इज बिल्ट हिज इन हिज नेबरहुड, अगर कोई स्कूल उसके नेबरहुड में, कोई स्कूल अगर उसके पड़ोस में बना दिया जाए, बिल्ट का मतलब अगर किसी स्कूल का निर्माण उसके पड़ोस में कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर वह स्कूल जाना चाहता है। तो वो कहता है ना, भैया आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मैं चला जाऊंगा जब वो बना देंगे। निकम्मों ने बनाया नहीं स्कूल, इसलिए नहीं जाता। जिस दिन बना देगी सरकार उस दिन चला जाऊंगा। तो सीधी सी बात है कि वह बहुत ही उत्साही है, बहुत ही उत्तेजित बच्चा है। उत्तेजना और उत्साह के साथ वह स्कूल जाना चाहता है, उसकी दिली तमन्ना है स्कूल जाने की, लेकिन उस बच्चे के पास में अवसर का अभाव है ना। बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। जिसको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है उनका पढ़ने का मन नहीं। जिनका पढ़ने का मन है वो बेचारे कचरा बीन रहे हैं, उनके पास स्कूल जाने का मौका नहीं। आज ऐसे ही एक विद्यार्थी से मिलने का सौभाग्य मिला, 9वीं कक्षा पढ़ करके उसने विद्यालय छोड़ दिया, इसी साल उसने ड्रॉप किया। और ऐसे एक बच्चे से मिलने का आज मौका मिला,
9th क्लास का बच्चा है, नहीं नहीं भैया पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लगता, पढ़ाई में पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ काम करना है, हाथ का हुनर सीखना है। सुना मैंने उसकी बातें 15-20 मिनट, उसको मैंने पूरा समय दिया कि वो अपने मन की पूरी बात खुलकर मुझे कह पाए। और फिर मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते थे मैंने उसका प्रयास किया कि वो फिर से विद्यालय ज्वाइन करे। उसे विद्यालय नहीं छोड़ना है क्योंकि उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वह स्कूल जा नहीं सकता। परिस्थिति केवल यह है कि वह स्कूल जाना नहीं चाहता। जा सकता है, जाना चाहता नहीं। मैंने उसको बताया, मैंने कहा व्हाट्स द डिफरेंस स्कूल जाने में, नहीं जाने में, एक ग्रेजुएट होने में, एक 9th पास होने में, आगे का समय, अभी की उम्र, सारी चीज़ें, विचारों में आने वाले परिवर्तन, टीन एज में आने वाले जो वैचारिक अस्थिरता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात की। अंतिम निर्णय उसका उसी के पास है, वो चाहे तो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। मैंने उसको किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन मेरी तरफ से मैं जो प्रयास कर सकता था मैंने किया। तो यही बात है कि जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं है, और जिसके पास चने हैं उसके पास दांत ही नहीं है। ही इज इनोसेंट, वह बहुत ही क्या है, मासूम है, बहुत ही मासूम बच्चा है। सिंस ही इजीली बिलीव्स द ऑथर, क्योंकि वह बहुत ही आसानी से वह विश्वास कर लेता है लेखिका का। किसका विश्वास कर लेता है? बहुत ही आसानी से वह लेखिका का विश्वास कर लेता है। When she says, जब वह कहती है she will build a school, जब वह कहती है कि वह एक विद्यालय का निर्माण करेगी, जब वह कहती है कि मैं एक स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे, तो तुरंत तैयार हो जाता है, हाँ बिल्कुल आएंगे। कुछ दिन बाद आके भाग के आके पूछता भी, अरे आप वो बता रहे थे स्कूल खोल रहे, आपका खुल गया स्कूल? यानी कि पढ़ना चाहता है। He is always willing to learn, वह हमेशा सीखना चाहता है। विलिंग का मतलब चाहना, पहले भी बता चुका हूं, पिछले पेज पर देख लेना। सीखना चाहता है, ट्राई न्यू थिंग्स, वह नई चीजों को आजमा कर देखना चाहता है। एज ही विशेस टू प्ले टेनिस, क्योंकि वह इच्छा रखता है, किस चीज की इच्छा रखता है? टेनिस खेलने की। कि टेनिस जो खेल जो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर का खेल है, वह उसे खेलना चाहता है। चलो आगे देखते हैं। ये एक छोटी सी समरी है, इस समरी को आपको अपने आप से तैयार करना है। इसमें मैं कुछ वर्ड जो हैं उनको अंडरलाइन करूंगा, उनके मीनिंग्स आपको आफ्टर चैप्टर, जैसे भी मैं पढ़ा के खत्म करूंगा उसके बाद में जो आप लोगों का कमेंट बॉक्स खुलेगा, कमेंट बॉक्स में उन वर्ड्स का मीनिंग आपको लिखना है, ठीक है? तो कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये एक ही वर्ड है, ध्यान रखना, ब्रेड एंड बटर, एक ही मतलब एक फ्रेज है। ये फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, जैसे कहावतें, मुहावरे और उस तरीके जो होते हैं, ये वैसा है। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इनका आपको मीनिंग लिखना है, खुद से पढ़ना है इसको। हट जा भाई, हट जा प्लीज, हट जा, थैंक यू। रोम्स, नेबरिंग, बेयरफुट, स्लीपर्स, वेरियस, शेल्फ, रिफ्लेक्ट, कंडीशन। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का भी मीनिंग आपको लिखना है। ओन्ड, रिप्लाइज, डिस्क्राइब्स, स्ट्रक्चर्स, टारपुलिन, डिवॉइड, सीवेज, ड्रेनेज। ये बस इतना ही। अच्छा और है, सर्वाइवल, रैप्ड, वंडर, बक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, है ना? ऐसा नहीं सोचना कि सर तो हमें काम दे करके भूल गए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, ओके? लेकिन थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन से बच्चे गंभीर हैं, जो खुद से भी प्रयास करने को तैयार हैं, तत्पर हैं, पूरा का पूरा
मेरे उस पे नहीं है कि सर करवा देंगे और तो सब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है ना। इसके लिए मैं हर साल अपनी क्लास में एक बात कहता हूं, चलिए इसके लिए हर बार मैं एक बात क्या कहता हूं, ये इतनी सी बात कहता हूं, भैया बच्चा आकर मुझे कहता है कि सर मेरे को स्वर्ग जाना है, आप मर जाओ। ऐसा होगा क्या? मेरे मरने से आप स्वर्ग जा रहे हो क्या? अगर मैं अच्छी तरीके से इस समरी को तैयार कर लूं, आपके मार्क्स आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो भैया मेरे मरने से आप में से कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है। मेरे इस समरी को अच्छे से समझने से आप में से किसी के मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। मैं समझाऊंगा, समझना आपको है, ठीक है, और लिखना भी आपको ही है, और प्रैक्टिस भी आपको ही करनी है, और वर्ड मीनिंग्स भी आपको ही तैयार करने हैं, क्योंकि मैंने जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया उन सब के अर्थ मुझे पहले से आते हैं, ठीक है। मुझे एक वर्ड मीनिंग भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसमें से सारे वर्ड्स मेरे तैयार है, लेकिन आपको तैयार करवाना है मुझे। तो भैया थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि जैसे छोटे बच्चों को ऐसे लिखवाते ना, हाथ पकड़ के यूं यूं करके, मैं चाह रहा हूं थोड़े से वर्ड मीनिंग आपसे ऐसे लिखवा लूं, ठीक है, ताकि बाद में जब ग्रामर पढ़ाऊं और आपको ये सिखाऊं कि कैसे अपने आप से आंसर लिखे जाते हैं, तब आप लोग ये नहीं कहोगे सर हमें तो इस वर्ड को इंग्लिश में कहते क्या है यही नहीं पता। तब मैं पलट के कह सकता हूं ना, क्यों बेटा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्ड मीनिंग सिखाए थे ना, मैंने कहा था ना वर्ड मीनिंग करके रखना, आपने क्यों नहीं करके रखे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।